ओके, सो 2025 में इकोनॉमिक्स से आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, राइट। पहला क्वेश्चन है जस्ट अ सेकंड। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, राइट। तो जनरली हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे या इन्वेस्टमेंट फंड्स की बात करेंगे तो दो तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। एक ट्रेडिशनल मेथड से होता है और दूसरा जो मॉडर्न मेथड है जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिव मेथड, राइट। तो ट्रेडिशनल मेथड से जनरली हम बॉन्ड्स और स्टॉक के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। बट अल्टरनेटिव में हमारे पास तीन तरीके के फंड है। पहला कैटेगरी 1 है अल्टरनेटिव फंड, दूसरा कैटेगरी 2 है अल्टरनेटिव फंड और थर्ड कैटेगरी है एक तीसरी भी कैटेगरी है, राइट। तो कैटेगरी 1 में क्या क्या है? वेंचर कैपिटल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एंजल फंड और सोशल वेंचर फंड। कैटेगरी 2 में प्राइवेट इक्विटी फंड, डेब्ट फंड एंड फंड ऑफ फंड्स है। थर्ड में हेज फंड्स है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी फंड या पाइप जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म में। ओके, तो तीन तरीके के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। तो क्वेश्चन हमारा यहीं से हो जाएगा, राइट। तो बॉन्ड्स हमारा क्या है? ट्रेडिशनल है और स्टॉक्स भी ट्रेडिशनल है। तो हेज फंड्स और वेंचर कैपिटल फंड यही दोनों फंड हैं जो कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं। तो हमने एक बेसिक जानकारी दी है आपको, बेसिक आइडिया कि बॉन्ड्स क्या है। बॉन्ड्स आर जनरली इशूड बाय द कारपोरेट और गवर्नमेंट, राइट, टू टेक द लोन फ्रॉम द पब्लिक, या जो भी इन्वेस्टर होंगे उन्हें बॉन्ड होल्डर्स बोलेंगे। तो गवर्नमेंट और या कारपोरेट सेक्टर या कारपोरेट या बिग कंपनीज क्या करेंगी? बॉन्ड्स को इशू करती हैं। बॉन्ड्स एक लीगल डॉक्यूमेंट है, राइट। एक लीगल डॉक्यूमेंट है। सपोज आपने 10 लाख का बॉन्ड खरीदा, राइट। तो गवर्नमेंट और कारपोरेट सेक्टर क्या करते हैं कि एक बॉन्ड को इशू करते हैं 10 लाख का, 10 लाख का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस पर इंटरेस्ट अर्न करते हैं, राइट। तो बॉन्ड होल्डर्स ऑलवेज अर्न द इंटरेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट और कारपोरेट एंटिटीज, और गवर्नमेंट और कारपोरेट एंटिटीज उस 10 लाख का इन्वेस्टमेंट लेकर उसको अपने कंपनी में यूज करती हैं, या गवर्नमेंट जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी काम के लिए है वो करती है यूज, राइट। हेज फंड्स क्या है? हेज फंड्स म्यूचुअल फंड की तरह हैं। मनी को पूल करते हैं छोटे छोटे इन्वेस्टर्स और उनका एक फंड मैनेजर होता है। उस पूल्ड मनी को वो कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं। वो गवर्नमेंट को दे सकते हैं, कारपोरेट को दे सकते हैं, वो स्टॉक मार्केट में यूज कर सकते हैं, राइट। बट म्यूचुअल फंड और हेज फंड में एक अंतर ये है कि म्यूचुअल फंड मिनिमम अमाउंट 500 से जनरली स्टार्ट होता है, लेकिन इनमें जो इन्वेस्टमेंट है हेज फंड्स में वो करोड्स में है, राइट। तो हेज फंड्स और म्यूचुअल फंड में ये डिफरेंस है। स्टॉक्स नॉर्मल नो पता है एक तरह का ओनरशिप है। अगर आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप उतना परसेंट का ओनरशिप भी आप खरीद रहे होते हैं। वेंचर कैपिटल एक इन्वेस्टमेंट है जो कि जनरली स्टार्टअप कंपनीज में जो कि जब अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई हैं, स्टार्टअप कंपनीज में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे वेंचर कैपिटल फंड बोलते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन बेसिकली हो जाएगा यहीं से। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर नहीं भी याद रखते हैं तब भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में ये कौन कौन से फंड आते हैं इसको आप याद कर सकते हैं। कैटेगरी याद करने की जरूरत नहीं है, बट इन फंड्स को याद करने की जरूरत है, राइट। सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ द इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑलराइट। तो इसमें ऑप्शन है, जैसे पहला है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, राइट। तो इसको हम जनरली बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, राइट। बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड को हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। बॉन्ड को मैंने पहले बताया गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करेगी, दैट मीन्स की गवर्नमेंट इज टेकिंग लोन फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, प्राइवेट जो भी पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं या प्राइवेट इन्वेस्टर हैं, जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड को खरीदेगी, इसका मतलब ये होगा कि गवर्नमेंट लोन ले रही है और उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करेगी किसको? बॉन्ड होल्डर्स को, राइट। तो ये हमने लिखा यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या करेगी? आरबीआई परचेज करती है और गवर्नमेंट को लेंड करती है, राइट। इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे जो भी लेंडिंग हुई है उस पर आरबीआई इंटरेस्ट को अर्न करती है। तो पहला ये जो है पहला स्टेटमेंट ये सही हो जाता है यहाँ पे, राइट। पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, राइट।
तो यहाँ पे हमने लिखा कि आरबीआई इज मैनेजर ऑफ फॉरेक्स, यस फॉरेक्स का जो भी है फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को वो आरबीआई मैनेज करती है, राइट, और उसको इन्वेस्ट भी करती है कहाँ पे, फॉरेन करेंसी एसेट्स में। डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेज में, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेज में आरबीआई इसको इन्वेस्ट भी कर सकती है, राइट। तो यहाँ से ये इसकी इनकम मिलती है इनको। थर्ड है पेंशन फंड मैनेजमेंट, इसको तो सेबी जो है नो रेगुलेट करता है, तो यहाँ पे आरबीआई का रोल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, ये नहीं करती है आरबीआई डायरेक्टली। जनरली प्राइवेट कंपनीज बैंकों से लोन लेती हैं और आरबीआई डायरेक्ट जो है लोन प्राइवेट कंपनीज को नहीं देता है, ये गलत हो जाएगा। थर्ड है प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंसी नोट्स, ये सही होता है, राइट। इसको बोलते हैं सीनियोरेज, राइट, सीनियोरेज बोलते हैं। सीनियोरेज प्रॉफिट क्या होता है, जैसे 500 रुपये नोट को हमें प्रिंट करना है, उसका कॉस्ट भी आएगा कुछ कागज का या प्रिंटिंग कॉस्ट आएगा, सपोज कि 4 रुपये कॉस्ट आता है, जो बचता है अमाउंट 496, इसको बोलते हैं सीनियोरेज प्रॉफिट। ये प्रॉफिट किसका होता है, आरबीआई का होता है, राइट। आरबीआई इसको फर्दर सर्कुलेट करती है मार्केट में, ओके, सर्कुलेट करती है, तो वही 496 इसका सीनियोरेज प्रॉफिट हो गया, राइट। तो जो भी सर्कुलेट करेगी अब उस पर वो इंटरेस्ट उसको नहीं मिलेगा, बट ये 496 को उसको बोलते हैं सीनियोरेज प्रॉफिट, राइट। तो सीनियोरेज प्रॉफिट को हम जनरली फेस वैल्यू और को जो है कॉस्ट से माइनस कर देते हैं। तो फेस वैल्यू 500 रुपये नोट का 500 रुपये होगा ही, 4 रुपये उसकी कॉस्ट आई है प्रिंटिंग में, जो इसका अमाउंट बचता है उसको बोलते हैं सीनियोरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे 1, 2 एंड 5 ये स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया टू सबमिट ए BRSR रिपोर्ट, राइट। तो BRSR रिपोर्ट क्या है, तो जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं, राइट, उनकी क्या परफॉर्मेंस है ESG सेक्टर में। ESG सेक्टर क्या है, एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस में, राइट। तो उनकी क्या परफॉर्मेंस है, इसको आरबीआई ने सेबी जो है सेबी ने मैंडेट किया हुआ है कि सारी कंपनी जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं वो अपनी ESG रिपोर्ट जो है उनको भेजना है सेबी को, राइट। तो पहले स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आरबीआई नहीं, इसको बोलेंगे सेबी इसको रेगुलेट या डिमांड किया है, मैंडेट किया है। सेकंड स्टेटमेंट है, इन इंडिया ए कंपनी सबमिटिंग ए BRSR मेक्स डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। तो मैंने पहले ही बताया फाइनेंशियल क्या होती है, प्रॉफिट लॉस एसेट लाइबिलिटीज, राइट। नॉन फाइनेंशियल में ESG जैसे इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया इनकम फ्रॉम एलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वूल रियरिंग इन रूरल एरियाज इज exempted फ्रॉम द एनी टैक्स, राइट। तो ये जो है स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसीडर्ड ए कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, राइट। तो हम जनरली टैक्सेशन की बात करते हैं, टैक्सेस 2 तरीके से, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो है गवर्न होते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर में, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है GST एक्ट 2017 के अंदर गवर्न होते हैं, राइट। तो इनकम टैक्स एक्ट में एग्रीकल्चरल इनकम, राइट, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, यानी कि जो भी एग्रीकल्चरल इनकम, यानी कि कोई भी फार्मर्स है उसका जो प्रोड्यूस होता है व्हीट से या राइस से, जो भी वहां से इनकम आ रही है उस इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, यानी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। वो कितनी भी इनकम होगी उस पर इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। बट एग्रीकल्चर से रिलेटेड एलाइड एक्टिविटीज होती हैं जैसे पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, वूल रियरिंग, यहाँ पे टैक्स जो है दे विल कम अंडर द प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन, राइट। तो इसको एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है, तो पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है। सेकंड में इन्होंने कहा है कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसीडर्ड ए कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट का क्या मतलब हुआ, कैपिटल एसेट का मतलब हुआ, कैपिटल एसेट पे हमेशा लगता है टैक्स, इसको बोलते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। ये भी जो है एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है, राइट। तो जैसे ही कैपिटल एसेट को हम बेचेंगे उस पर लगेगा कैपिटल गेन्स टैक्स, लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड को अगर हम खरीदते और बेचते हैं तो उस पर वो जो है एक्सक्लूडेड है, उस पर कोई टैक्सेशन नहीं लगेगा। उसमें जो भी जो है फार्मर्स को मिलता है पैसा बेचने के बाद, उसको हम इनकम नहीं बोलेंगे, राइट, सॉरी, उसको जो है हम टैक्सेशन उस पर हम नहीं लेंगे, राइट। उसको उसमें एक्सक्लूड किया गया है। एग्रीकल्चरल लैंड की बाइंग और सेलिंग से जो भी इनकम आ रही है उसको हम इनकम टैक्स एक्ट के तहत एग्जेम्प्ट करते हैं, राइट। फिर आप बोलेंगे कि नहीं सर, वो तो जब एग्रीकल्चर लैंड को हम बेचते हैं तो वहाँ पे एक टैक्स लगता है,
क्या ड्यूटी लगती है जिसे बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी, राइट। तो स्टैम्प ड्यूटी जो है ना, ये एक तरीके की जो है इनकम पे नहीं लगती है, ये लगता है ट्रांजैक्शन पे, राइट। ट्रांजैक्शन पे लगता है और वो बायर देता है, बायर देता है वो, राइट। क्योंकि बायर तो पैसा नहीं पा रहा होगा ना, बायर तो एग्रीकल्चरल लैंड खरीद रहा है और उसे स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है एक तरीके से, राइट। तो ये इनकम पे टैक्स नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट अ टैक्स ऑन इनकम, ये ध्यान रखना है। सेकंड है सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन है, एज रिगार्ड्स रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसीडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर्स, राइट। सेकंड है स्टेटमेंट्स, बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू अ कंपनी whereas स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर्स। थर्ड है, फॉर रिपेमेंट पर्पसेस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर्स बाय अ कंपनी। ओके, तो हम एक आइडिया लेते हैं, है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फिर ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहले हम देखेंगे कि शेयर होल्डर्स और बॉन्ड होल्डर्स की बात यहाँ पे की गई है। तो शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करें, राइट, तो शेयर होल्डर्स क्या है, जैसे ही हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, हम उसकी ओनरशिप को खरीद रहे होते हैं, राइट। और जैसे ही 51% शेयर हम खरीद लेते हैं, हम इस किसी कंपनी के मैनेजमेंट में शामिल हो जाते हैं या उसके ओनर बन जाते हैं, राइट। और ओनर बनने के बाद जो भी लाभांश आता है, इसको बोलते हैं डिविडेंड, राइट। अगर शेयर मार्केट में उस शेयर की वैल्यूज बढ़ी हैं तो हमें डिविडेंड मिलता है, और घटी है तो हमारा लॉस होता है, राइट। लेकिन बॉन्ड होल्डर्स क्या है, वो लेंडर हैं तरीके के, क्यों, क्योंकि वो कंपनी के बॉन्ड्स को उन्होंने खरीदा है और कंपनी उस पे, उस पर्टिकुलर बॉन्ड पे इंटरेस्ट पे कर रही है, राइट। तो एक तरीके का एक ये लेंडर है, राइट, किसको, कंपनी को। तो दे लेंड मनी टू द कंपनी एंड दे अर्न इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, जबकि शेयर होल्डर्स पे जो भी डिविडेंड मिलेगा वो वेरिएबल होगा। एक तो ये, दूसरी चीज देखिए, जैसे कंपनी है, कंपनी का जो पार्ट है, जैसे हायर मैनेजमेंट है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारे लोग, और कंपनी के एम्प्लॉयज भी कंपनी के पार्ट है, और बड़ी बात यह है कि शेयर होल्डर्स भी कंपनी के पार्ट हैं, क्यों, क्योंकि वो शेयर की ओनरशिप उन्होंने खरीदी हुई है, राइट। बॉन्ड होल्डर्स कंपनी के पार्ट नहीं होते हैं, राइट। ये क्या करते हैं, ये लेंड करते हैं, उधारी दे रहे होते हैं, ठीक है। और कंपनी इस उधारी को रीपेमेंट करती है विद इंटरेस्ट, ये ध्यान रखना है, राइट। तो जब भी कंपनी को रीपेमेंट करना है तो पहले हम अपने उधार को चुकाते हैं, यानी कि बॉन्ड होल्डर्स का पैसा पहले जाएगा, फिर उसके बाद यानी कि उधार का पैसा चुकाने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसको हम शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। तो पहले तो हम उधार चुकाते हैं, फिर जो है अपने जो भी शेयर होल्डर्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें हम डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन यानी लाभांश का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ओके, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी तो हम डेट को देते हैं, डेट को देते हैं, बॉन्ड होल्डर्स को हम पहले पैसा वापस करते हैं विद इंटरेस्ट, उसके बाद जो डिविडेंड बचता है वो हम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू ए कंपनी whereas स्टेक होल्डर्स आर इट्स ओनर्स, तो ये स्टेटमेंट सही है। फॉर रिपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर्स बाय ए कंपनी, ये भी स्टेटमेंट सही है, राइट। पहला स्टेटमेंट क्या था कि एज रिगार्ड्स रिटर्न्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसीडर्ड टू बी ए रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर्स, ये भी स्टेटमेंट सही है। क्यों लोअर रिस्क पे क्यों है, क्योंकि इनका जो बॉन्ड होल्डर्स का जो है रिटर्न है वो फिक्स है, राइट। ये प्री डिटर्मिन्ड एग्रीमेंट होता है कि जैसे हमने बॉन्ड होल्डर्स ने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है किसी कंपनी में, तो उनका जो है एक लीगल राइट है कि वो जब रिसीव करेंगे तो एक फिक्स इंटरेस्ट के साथ वो पैसा रिसीव करेंगे, राइट। शेयर होल्डर्स का वेरिएबल होता है, स्टॉक ऊपर नीचे गया, उनके स्टॉक शेयर प्राइसेस बढ़े घटे, उसी हिसाब से उनका डिविडेंड या रिटर्न होता है। तो ये फिक्स रिटर्न होता है, इसी वजह से इनका रिस्क भी कम होता है बॉन्ड होल्डर्स का। बट याद रखने की जरूरत है कि बॉन्ड होल्डर्स हमेशा बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स तो जितना शेयर की प्राइस रहेगी आप शेयर को खरीद सकते हैं, बट बॉन्ड जनरली महंगे होते हैं, राइट, दे आर बिग इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट नंबर 1, राइट। बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 ये तो पहले हमने बताया करेक्ट है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है, स्टेटमेंट नंबर 1 को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट
स्टेटमेंट नंबर 1 को एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि ये बता रहा है स्टेटमेंट नंबर 1 कि इनका जो है इनका जो रिस्क है बॉन्ड होल्डर्स का वो कम होता है। कैसे बता रहा है? क्योंकि ये हमने बताया यहाँ पे कि कंपनी जब भी अपने रिपेमेंट करेगी तो पहले बॉन्ड होल्डर्स को करेगी, राइट? पहली प्रायोरिटी बॉन्ड होल्डर्स होंगे, तो इसीलिए उनका रिस्क भी कम होगा। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है, India accounts for a very large portion of all equity options contracts traded globally, thus exhibiting a great boom. Okay. Second statement, India's stock market has grown rapidly in the recent past, even overtaking Hong Kong's at some point out in time. Third statement, there is no regulatory body either to warn the small investors about the risk of options trading or to act on the unregistered financial advisor in this regard. ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि रेगुलेटरी बॉडी तो है और उसका नाम है सेबी, राइट? और जब भी जो है कोई भी शेयर की प्राइसेस अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो ट्रेडिंग क्लोज कर देता है सेबी। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग को क्लोज कर देता है। तो ये स्टेटमेंट नंबर ये थर्ड वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, इंडिया स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट पास्ट, ये सही है ना, करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन है। फिर उन्होंने लिखा है कि इंडिया अकाउंट फॉर ए वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाए। सो हम यहाँ पे थोड़ा बेसिक की बात करेंगे इक्विटी डेरिवेटिव की, राइट? तो इक्विटी डेरिवेटिव जनरली दो तरीके की होती हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। इसको एफएनओ बोलते हैं जनरली, राइट? एफएनओ बोलते हैं। तो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन बायर एंड सेलर, राइट? बायर एंड सेलर के बीच में एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 1 महीना बाद या 2 महीना बाद हम जो है एक पर्टिकुलर प्राइस पे इस शेयर को बेचेंगे और खरीदेंगे, राइट? तो हमने यहाँ पे लिखा बाई और सेल ऑन एन एसेट, एसेट का मतलब स्टॉक, एट प्री डिटरमिन्ड प्राइस ऑन ए स्पेसिफिक फ्यूचर डेट। ठीक है, और इसमें बहुत हैवी रिस्क होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि फ्यूचर में या 1 महीना बाद शेयर की प्राइसेस कितनी होंगी, राइट? तो खरीदने और बेचने में बहुत हैवी रिस्क होता है। तो जनरली ये स्टॉक एक्सचेंज पे ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म किए जाते हैं और इसमें बहुत हैवी रिस्क होता है। तो जनरली ये माना जाता है कि 10% 90% लोग इसमें लॉस झेलते हैं, ध्यान रखना है। ओके, तो इक्विटी डेरिवेटिव का क्या मतलब है? इक्विटी का मतलब होता है शेयर्स, डेरिवेटिव का होता है मतलब है ट्रेडिंग विदाउट एसेट और ओनरशिप, यानी कि हमने शेयर को अभी खरीदा नहीं है, हमने अभी शेयर को खरीदा नहीं है, बट चूंकि ये जो हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं प्री डिटरमाइंड रेट पे किसी पर्टिकुलर शेयर का ले रहे हैं, यानी कि हम ट्रेडिंग जो कर रहे हैं वो प्राइस मूवमेंट कर रहे हैं। प्राइस मूवमेंट यानी कि आने वाले 1 महीने के बाद प्राइसेस क्या होंगी शेयर की, इसको हम पहले से फिक्स करके हम किसी बायर से, हम किसी सेलर से जो है पर्टिकुलर शेयर को हम खरीद रहे हैं। ठीक है, तो सेलर बायर से स्टॉक को खरीदने का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, अभी खरीदा नहीं है उसने। ठीक है, इसीलिए उसको डेरिवेटिव बोलते हैं। तो ये रियल स्टॉक नहीं है अभी हमारे पास, बट स्टिल हम उसको खरीद या बेच सकते हैं, इसलिए उसको बोला गया है डेरिवेटिव्स, राइट? सो ट्रेडिंग विदाउट एसेट आर ओनरशिप और ट्रेडिंग विदाउट शेयर्स आर ओनरशिप। ठीक है, ओके। तो इसमें हमने बताया कि हैवी रिस्क होता है। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 सही है, बाकी दोनों के स्टेटमेंट, बाकी जो 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 आपका तीसरा स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स एज इनपुट्स। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ओके, तो हम दो तरीके की इकोनॉमी की बात करते हैं, एक बोलते हैं लीनियर इकोनॉमी, दूसरी बोलते हैं हम सर्कुलर इकोनॉमी, राइट? लीनियर इकोनॉमी में क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को हम कलेक्ट करते हैं, रॉ मटेरियल से हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर जो प्रोडक्ट होता है जब वो पुराना हो जाता है तो उसको हम वेस्ट की तरह फेंक देते हैं, एज ए वेस्ट मटेरियल उसको हम डिस्पोज कर देते हैं, राइट? तो इससे क्या होता है कि ये क्लाइमेट फ्रेंडली नहीं है, यानी कि सस्टेनेबल नहीं है। दूसरा है सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी में क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो हम प्रोडक्शन करते हैं वो क्लीनर करते हैं, इसका मतलब ये हुआ इसमें हम कन्वेंशनल फ्यूल का यूज नहीं करेंगे, राइट? फिर इसमें लिखा है कि कलेक्ट एट एंड ऑफ लाइफ
रीमैन्युफैक्चर, यानी कि जब वो पुराना हो जाता है तो उसको हम फिर से मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं और उसको फिर से मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर है रिसाइकल वेस्ट और रीयूज रिसोर्सेज, यानी कि जो वेस्ट है उसको हम डंप नहीं करेंगे, डिस्पोज नहीं करेंगे, बल्कि उसको रिसाइकिल करेंगे। तो एक तरीके का इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब ये हुआ कि ये प्रोडक्ट्स जो है सर्कुलर साइकिल को मेंटेन कर रहे हैं। दे आर नॉट बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ, दे आर बीइंग यूज्ड अगेन एंड अगेन एंड विद इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 और 3 सही है और स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि रिड्यूस करेंगे अगर हम रॉ मटेरियल एज इनपुट्स। ठीक है, और दूसरा है सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज। वेस्टेज यानी कि रॉ मटेरियल का यूज हम कम करेंगे और वेस्टेज को रिड्यूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम हो जाएगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल रिसीट्स क्रिएट ए लायबिलिटी और कॉज ए रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। सेकंड है बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसीट्स। थर्ड है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स ए लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो हम जनरली बजट को अगर हम डिवाइड करें तो एक होता है रेवेन्यू रिसीट, दूसरी होती है कैपिटल रिसीट। ओके, तो कैपिटल रिसीट जो होता है, कैपिटल रिसीट कैपिटल रिसीट है जिसमें आता है रिकवरी ऑफ लोन्स। कैपिटल का मतलब बिग अमाउंट में, राइट, बिग अमाउंट में जो है कोई भी चीज़ रिसीव हो रही है। रेवेन्यू रिसीट का मतलब हुआ डे टू डे रिसीविंग हो रही है जहाँ से भी, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स। तो रेवेन्यू रिसीट का मतलब टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसीट का मतलब ये हुआ कि डे टू डे ये रिसीविंग इसकी हो रही है। कैपिटल रिसीट का मतलब ये हुआ कि लार्ज अमाउंट में इसका होता है रिसीव। ठीक है, इसमें क्या आता है रिकवरी ऑफ लोन्स, डिसइन्वेस्टमेंट, बारोइंग्स और प्रोविडेंट फंड्स, जो भी आएगा वो जो है कैपिटल रिसीट में आएगा। तो इन्होंने लिखा कि कैपिटल रिसीट क्रिएट ए लायबिलिटी और कॉज ए रिडक्शन इन द एसेट ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। कैसे? जैसे हम कहें यहाँ पे कि लायबिलिटी कैसे, जैसे कि बारोइंग और प्रोविडेंट फंड है। तो जैसे बारोइंग गवर्नमेंट करती है कहीं से भी, फॉरेन कंट्रीज से, या डोमेस्टिक बारोइंग करती है, तो एक तरीके उसको चुकाना भी पड़ता है, उसको लायबिलिटी बोलेंगे। प्रोविडेंट फंड है ना, प्रोविडेंट फंड वो गवर्नमेंट को वापस करना होता है, तो वो लायबिलिटी जो है क्रिएट होती है वहाँ से। ठीक है, डिस इन्वेस्टमेंट है तो रिडक्शन ऑफ एसेट है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ एसेट, रिडक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट नंबर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लायबिलिटी भी की बात कर रहा है और रिडक्शन इन एसेट की बात कर रहा है। रिकवरी ऑफ लोन, लोन भी एक तरीके का एसेट है। अगर लोन जो है एसेट है, लोन से हमें इंटरेस्ट आता है गवर्नमेंट को, राइट। जब लोन खत्म हो जाता है तो एसेट भी वो खत्म हो जाता है। ओके, फिर सेकंड स्टेटमेंट बारोइंग्स एंड डिस इन्वेस्टमेंट्स आर कैपिटल रिसीट। ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये चारों में ये दो शामिल है। थर्ड है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। नहीं, जो भी इंटरेस्ट होगा वो एक तरीके का गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाएगा, राइट। उसका गवर्नमेंट यूज कर देगी, कोई लायबिलिटी ये क्रिएट नहीं करेगा। भाई गवर्नमेंट ने लोन दिया किसी को, बैंकों को, किसी को भी दिया, उस पर इंटरेस्ट अर्न किया, अब वो उस तरीके की लायबिलिटी नहीं है। ओके, इट्स एसेट नाउ। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड सही हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला आपको याद करने की जरूरत है। इन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक अमाउंट दिया है, फिर उन्होंने दिया है रेवेन्यू रिसीट का एक अमाउंट दिया गया है, फिर उन्होंने कहा है कि बारोइंग्स भी है, राइट, और इंटरेस्ट पेमेंट भी 6,000 करोड़ का है। तो इन्होंने तीन चीजें पूछी हैं यहाँ से, रेवेन्यू डेफिसिट पूछा है, फिजिकल डेफिसिट पूछा है, प्राइमरी डेफिसिट पूछा है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। यहाँ पे दिया गया है 80,000 करोड़ और 60,000 करोड़, तो यहाँ पे जो आएगा आंसर हो जाएगा 20,000 करोड़। तो ये स्टेटमेंट 1 सही हो जाएगा। फिजिकल डेफिसिट बोला गया है, तो फिजिकल डेफिसिट जो भी होता है उसे हम बारोइंग से ही उसको ब्रिज करते हैं। तो 10,000 करोड़ यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है ना स्टेटमेंट में, तो 10,000 करोड़ बारोइंग से हम फिजिकल डेफिसिट को फिल कर सकते हैं। तो जितना फिजिकल डेफिसिट होता है बारोइंग भी लगभग बराबर ही होता है। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बारोइंग। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट से जब हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट निकलता है। ठीक है, यहाँ पे 4,000 करोड़ आ जाएगा 10,000 से
6000 माइनस कर देंगे, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन है, फिर उन्होंने दिया है कि फिजिकल डेफिसिट बता दिया है इन्होंने, फिर बोला है कि नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट कितना है 10,000 करोड़ है, राइट। इंटरेस्ट लाइबिलिटीज बता दिया है 1500 करोड़ है। तो अब बता रहे हैं कि प्राइमरी डेफिसिट बताइए। तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, पहले भी क्वेश्चन आपने देखा है। फिजिकल डेफिसिट यहाँ पे दिया है इन्होंने वैल्यू 50,000 करोड़ और इंटरेस्ट पेमेंट का दिया है 1500 करोड़, तो दोनों को माइनस कर देंगे। अब आप कहेंगे साहब यहाँ पे तो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल का तो यूज ही नहीं किया इस डेटा का। तो अगर हम देखिए इधर, अगर हम फिजिकल डेफिसिट की बात करें, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट एंड नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। तो फिजिकल डेफिसिट की जो वैल्यू है 50,000 करोड़ में ये 10,000 करोड़ ऑलरेडी इन्वॉल्व है, ठीक है, ऑलरेडी इन्वॉल्व है, राइट। इसको यूज करने की हम जरूरत नहीं है क्योंकि फिजिकल डेफिसिट की वैल्यू हमें निकालनी नहीं है, फिजिकल डेफिसिट की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, राइट। तो ये 3 स्टेटमेंट है। पहला है प्रोवाइड्स लोन एंड गारंटीज टू द मिडिल इनकम कंट्रीज। सेकंड है इट वर्क्स सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू बी रिड्यूस पॉवर्टी। थर्ड है इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प यूरोप रीबिल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। तो यहाँ स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 3 दोनों सही हैं, दूसरा रॉन्ग है। क्यों है ऐसा? क्योंकि अकेले वर्क नहीं करता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसमें 5 इंस्टीट्यूशन है। IDA जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, दूसरा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, तीसरा है मीगा, एक्सिड और IBRD, राइट। तो IBRD अकेले काम नहीं करेगा डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये बात सही है कि यूरोप को रिबिल्ड करने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये बनाया गया था। ब्रिटेन वुड ट्विंस की बात करते हैं 1944 में, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और IMF को बनाया गया था। तो 1 एंड 3 इसमें सही हो जाएंगे, बाकी जो है स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है RTGS और नेफ्ट को लेके हमने यहाँ पे एक कंपैरिजन चार्ट दिया गया है, यहाँ पे हमने IMPS को भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देख लीजिए, इन RTGS द सेटलमेंट टाइम इज इंस्टेंटेनियस व्हाइल द केस ऑफ नेफ्ट इट टेक्स सम टाइम टू सेटल पेमेंट्स, ठीक है। तो नेफ्ट में देखिए आधे घंटे या से दो घंटे के बीच में नेफ्ट का पेमेंट होता है, RTGS का पेमेंट तुरंत हो जाता है, ठीक है। IMPS का भी पेमेंट तुरंत हो जाता है रियल टाइम में, है ना। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इन RTGS द कस्टमर इज चार्ज फॉर इनवर्ट ट्रांजेक्शन। इनवर्ट ट्रांजेक्शन का मतलब ये हुआ कि जो भी पेमेंट रिसीव करेगा, सपोज A जो है B को ट्रांसफर करता है मनी, तो B को कुछ पैसा बैंक को देना पड़ेगा क्योंकि वो रिसिपिएंट है, और कुछ सर्विस चार्जेस बैंक को देना पड़ेगा। लेकिन अभी तक की का ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे कोई चार्जेस ना तो नेफ्ट देता है, ना तो RTGS, ना तो IMPS में कोई भी चार्जेस, इनवर्ट चार्जेस नहीं पड़ता है। थर्ड है ऑपरेटिंग आवर्स फॉर RTGS आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन सर्टेन डेज व्हाइल दिस इज नॉट ट्रू फॉर NEFT, राइट। तो तीनों में RTGS, NEFT और IMPS में 24/7 ये आप कभी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेटिंग आवर्स इसके रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 ही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, UAE, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, बांग्लादेश। पूछा है कि UPI जो है कौन से देश में एक्सेप्ट की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे UAE में, फ्रांस में और सिंगापुर में जो है UPI को एक्सेप्ट किया जा रहा है फॉर द पेमेंट प्रोसेस। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ओके। थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो।